हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर फर्स्ट क्लास 12th के इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के पीवाईक्यू क्वेश्चंस। अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है तो आप इसे एक बार देख लें कि किस तरीके से बोर्ड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और किस तरीके से आपको टॉपिक को आराम से पढ़ना है। अगर कोई कमी रह गई है तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आप उनको पूरा कर सकते हो। आगे जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि बोर्ड आपको किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है जो कि 23 में सेट 5531 में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी। यानी आपसे इसमें पूछा है कि कौन सी इन चार ऑप्शन में स्केलर क्वांटिटी नहीं है। तो देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी ये सब क्या हो जाएंगी? स्केलर क्वांटिटी है। और पूछा है जो स्केलर नहीं है। क्या पूछा है? स्केलर नहीं है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या सही हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? तो वेक्टर क्वांटिटी की अगर बात कर ली जाए तो वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होती हैं, उन्हें वेक्टर कहते हैं। और स्केलर में क्या होता है? स्केलर की अगर बात की जाए तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर का मतलब होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, क्या हो? ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ना हो। ये बात आपको समझ? ये क्वेश्चन बहुत इजी था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे कह रहा है टू आइडेंटिकल स्मॉल कंडक्टिंग बॉल्स V1 एंड V2। आपके पास दो कंडक्टिंग स्मॉल आइडेंटिकल बॉल्स हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ, ये है V1 और ये है V2। एक चीज सुने, आइडेंटिकल हैं। कैसी हैं? आइडेंटिकल। आर गिवन -7 पिको कूलम प्लस 4 पिको कूलम चार्ज रेस्पेक्टिवली दे। इसका मतलब ये है, क्वेश्चन में कहा गया है आपसे कि इसके पास जो चार्ज है वो -7 पिको कूलम है, इसके पास जो चार्ज है +4 पिको कूलम है रेस्पेक्टिवली। दे आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद ए थर्ड आइडेंटिकल बॉल्स B3। इन दोनों के साथ में एक तीसरी बॉल आइडेंटिकल ली गई है और उन्हें कॉन्टेक्ट में लाया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये B1, फिर दूसरा B2 और तीसरा B3। इसको हम B1 कहें, इसको हम B2 कहें और इसको हम B3 कहें। ये क्या है? B3 आर देन सेपरेटेड। उसके बाद क्या? कॉन्टेक्ट में लाए, पहले तीनों कॉन्टेक्ट कर दिया, कॉन्टेक्ट करने के बाद इन तीनों को अलग कर दिया है। तो यहाँ पर ये B1 हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा और फिर क्या है? B3। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हो गया B3। पहले दो थी B1 B2, इसके पास चार्ज इतना था, इसके पास चार्ज इतना था। एक और आइडेंटिकल बॉल लेके आए, B1 B2 के कॉन्टेक्ट में लगा दिया, तीनों कॉन्टेक्ट में हुए। ये कह रहा है दे आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद ए थर्ड आइडेंटिकल बॉल B3 एंड देन सेपरेटेड। जैसे ही कॉन्टेक्ट में आए उसे सेपरेट कर दिया। इफ द फाइनल चार्ज ऑन ईच बॉल इज -2 पिको कूलम। ध्यान सुनिए, यहाँ पर ईच बॉल यानी 2 पिको कूलम आपको चार्ज गिवन है। तो इसका 2 पिको कूलम हो गया, इसका भी 2 पिको कूलम हो गया और इसका भी 2 पिको कूलम हो गया। द इनिशियल चार्ज ऑन B3 वॉज। इसके पास चार्ज कितना था B3 पर, ये आपको फाइंड करके बताना है। चार ऑप्शन दिए हैं, एक एक करके आप सभी को देकर ऑप्शन बताएं किस तरीके से सॉल्व होगा। तो देखिए, जब भी हम किसी भी बॉल्स को या कहें किसी भी कंडक्टर्स को जब आपस में कॉन्टेक्ट में लाते हैं, वो आइडेंटिकल होते हैं, तो उनके चार्ज जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं सेपरेट करने के बाद। तो जैसे ही हम इन तीनों को कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो इसके पास चार्ज कितना है? -7 पिको कूलम, इसके पास है +4 पिको कूलम और इसके पास हमें पता नहीं है तो हमने मान लिया है x। तो इन तीनों को ऐड कीजिए तो -7 पिको कूलम +4 पिको कूलम और +x पिको कूलम। अब इन तीनों को ऐड करने के बाद आप लॉ ऑफ चार्ज ऑफ कंजर्वेशन लगा सकते हैं कि इनिशियल जितना चार्ज होगा इन तीनों के पास बाद में भी उतना ही रहेगा। तो लास्ट में कितना कितना हो गया? -2 -2 -2 यानी -6। तो यहाँ पे लिख देंगे -6 पिको कूलम। यहाँ पर भी आप पिको कूलम लिख लें। तो देखिए, ये 7 है, ये 4 है, तो 7 में से 4 माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो -3 पिको कूलम प्लस यहाँ क्या आएगा आपका x पिको कूलम और ये आ गया आपका -6 पिको कूलम।
एक्स पी को कूलाम की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो -6 पी कूलाम। ये जब इधर आएगा तो कैसे हो जाएगा, +3 पी कूलाम, और ये इसमें से माइनस करेंगे तो -3 पी कूलाम हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाली बॉल पर जो चार्ज था इनिशियल वो कितना था, -3 पी कूलाम। अब आप एक बात ध्यान से सुनिए, इसे जल्दी सॉल्व कैसे कर सकते थे। यहाँ पर कितना था, -7, यहाँ पर कितना था, +4, तो ये टोटल कितना हो गया, -7 में +4 हटा देंगे तो -3 बचा। अब इसके पास कितना होना चाहिए कि ये इन सब के बराबर हो जाए, तो इसके पास 2, इसके पास 2, इसके पास 2, तो टोटल कितना हो गया, -6, और यहाँ पे कितना आ रहा है, -3, तो इसके पास कितना होना चाहिए, -3, तो इनके पास -3 होगा, तब इनका टोटल और इनका टोटल इक्वल हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा इसमें, बताइए। ऑप्शन सही हो जाएगा -3 पी कूलाम, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इतनी बात समझ आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग आउट फ्रॉम 1 कूलम चार्ज इज, यानी आपसे पूछा इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 कूलम चार्ज से कितना आएगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फ्रॉम गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, Q इनसाइड यानी टोटल चार्ज जो इनसाइड है अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर देंगे। अब यहाँ पे चार्ज कितना दिया है, 1 कूलम दिया है, तो यहाँ पे आपके लिख देंगे 1 कूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन में देखिए 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कहाँ है, ऑप्शन फर्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। ये समझ में आ गया। आप क्या करेंगे, गॉस लॉ लाएंगे, इससे फ्लक्स निकालेंगे। आपको चार्ज चाहिए, यहाँ पे चार्ज कितना है, 1 कूलम, इसके अलावा कुछ और दिया होता तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते और ये आराम से सॉल्व हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पूछा है आपसे, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस डिपेंड्स अपॉन। तो मान लीजिए कहीं पर ये चार्ज है, इसको क्लोज करने के लिए जो सरफेस एज्यूम की जाती है, जो गॉस लॉ में हम यूज करते हैं, इसको कहते हैं हम गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं इसे, गॉसियन सरफेस कहते हैं। अब गॉसियन सरफेस की बात कर रहा है, तो ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इस गॉसियन सरफेस जो क्या होगा, पास होगा, वो किस किस पर डिपेंड करता है। तो पहली बात वो चार्ज पर डिपेंड करता है, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला जब आता है गॉस थ्योरम में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो चार्ज पर डिपेंड करेगा। और ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, तो परमिटिविटी पर भी डिपेंड करता है। तो परमिटिविटी यहाँ पर फ्री स्पेस लेते हैं, हो सकता है कोई दूसरा मीडियम हो, तो उस पर भी ये डिपेंड करेगा। तो चार्ज पर और इस पर डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ का चार्ज दिया है, कहाँ का परमिटिविटी दी है। तो पहला ऑप्शन है नेट चार्ज एनक्लोज्ड एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, नेट चार्ज एनक्लोज्ड एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ऑप्शन पहला ही इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है नेट चार्ज एनक्लोज्ड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, यहां तक ये सही है। एंड द साइज ऑफ गॉसियन सरफेस, साइज ऑफ गॉसियन सरफेस पर डिपेंड फ्लक्स नहीं करता, चाहे साइज बड़ा हो चाहे छोटा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे सिलिंड्रिकल टाइप हो चाहे स्फीयर टाइप हो, कैसा भी साइज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेट चार्ज एनक्लोज्ड ओनली, ये गलत है, सिर्फ चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम ओनली, ये भी गलत है, ये सिर्फ इस पर नहीं करेगा, इन दोनों पर डिपेंड करता है और गॉसियन सरफेस के साइज पर डिपेंड नहीं करता। तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 0, यानी आपसे कह रहा है phi E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू है 0, कितनी है 0, देन वी कैन इन्फर। अब ये 0 कब होगी, देखिए इसकी वैल्यू तो होती है फिक्स और इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो हो सकता है चार्ज कितना हो यहाँ पर 0, जब चार्ज 0 होगा तो हम कह सकते हैं कि phi E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज की वैल्यू को जब 0 रखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट का डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इतनी बात समझ आई। तो इसका मतलब ये हुआ जब चार्ज 0 हो जाएगा तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इफ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 0, देन वी कैन इन्फर नो नेट चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, नो नेट चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, यानी किसी भी सरफेस के अंदर अगर चार्ज 0 है तो फ्लक्स भी 0 हो जाता है, इसलिए ऑप्शन इसका फर्स्ट सही होगा। सेकंड देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट विद इन द सरफेस, थर्ड दिया है इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरियस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इनसाइड द सरफेस, ये भी गलत है। चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपको क्या है, ऑप्शन इसका सही 1 करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पॉइंट चार्ज
सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर से सुनिए क्या दिया आपको, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, माइनस चार्ज और प्लस चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, लेकिन इनके साइन अलग होंगे, एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, और ये 2a डिस्टेंस पर रहते हैं, या 12 डिस्टेंस लिख लीजिए, ये लीस्ट डिस्टेंस होती है, इसको मैं a कह दूं और इसको मैं b बोल देता हूँ। आई कह रहा ऑन इट्स एक्सिस, यानी इसके एक्सिस पर ये पॉइंट मान लीजिए p, और इसकी जो डिस्टेंस है मेजर की जाती है यहाँ से। ये कौन सी कंडीशन है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। कहाँ पे करते हैं हम, एक्सियल पोजीशन में, तो उसका फॉर्मूला आता है E एक्सियल इज इक्वल टू होता है K ब्रैकेट में 2p अपॉन r की पावर 3, और K इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 2p अपॉन r की पावर 3। यही तो होता है, बिल्कुल। अब देखिए ये कह रहा है एक्सिस एक्सपीरियंस ए फोर्स F इफ द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज इज 2r, द फोर्स ऑन द चार्ज विल बी, यानी आपको फोर्स की वैल्यू निकालनी है। तो फोर्स क्या होता है, देखिए F इजकल टू QE होगा। पहले कह रहा था एक कौन चार्ज है, सिचुएटेड एट डिस्टेंस r फ्रॉम ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ से r डिस्टेंस पर एक ये पॉइंट है जिसको हमने P कह दिया है, और यहाँ पे फोर्स मान लिया हमने F1। तो F1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो चार्ज तो रहेगा Q, और इसकी जगह फॉर्मूला लगा देंगे हम K 2p अपॉन r की पावर 3। इतनी बात समझ में आ गई, ये हो जाएगा आपका F1। कैसे निकाला, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, E इजकल टू F बट्टे Q होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो यहाँ से F निकालेंगे तो क्या आ जाएगा QE, चार्ज क्या है Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा एक्चुअल पोजीशन में, ये आ जाएगा जब डिस्टेंस कितनी है r। अब आगे कह रहा है एक्सपीरियंस ए फोर्स F वेक्टर, तो इसका नाम कह दीजिए F वेक्टर है। F1 की वैल्यू कितनी है, F वेक्टर के इक्वल है इफ द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज इज 2r। अब डिस्टेंस देखिए r की जगह पर कितना कर दिया, 2r कर दिया, तो यहाँ पर E की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके लिए K 2p, अब r की जगह कर दो 2r, तो 2r की पावर 3 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो K 2p अपॉन ये स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का 8, वो क्यू करेंगे तो 2 का कितना हो जाएगा 8, और ये आ जाएगा r की पावर 3। तो यहाँ पर हम सेकंड जब फोर्स निकालेंगे तो F2 की वैल्यू आ जाएगी Q, और यहाँ पे कर देंगे E2, इसको E1 कह दीजिए, इसको E2 कह दीजिए, तो यहाँ पे ये 1 है, ये 1 आ जाएगा, तो ये आ गया आपका Q, और यहाँ पर E2 की वैल्यू लाएंगे तो क्या आ जाएगी, ये K 2p अपॉन 8 r की पावर 3। ये बात सही है। तो इसको अब क्या करना है, आपको बताना है F2 की वैल्यू क्या आएगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि हेंस F2 इजकल टू, देखिए Q K 2p अपॉन r की पावर 3। 1/8 को अगर मैं अलग कर दूं, 1/8 को अगर मैं अलग कर दूं तो यहाँ पर देखिए क्या बचा, ये बचा Q K 2p अपॉन r की पावर 3, Q K 2p अपॉन r की पावर 3। फिर से सुनिए, Q K 2p अपॉन r की पावर 3, Q K 2p अपॉन r की पावर 3। तो ये वैल्यू किसके इक्वल है, F1 के। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, F1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पर, F1। तो मैं यहाँ लिख दूंगा F1, और ये जो F1 होगा, ये F1 की वैल्यू आपको गिवन है F वेक्टर, तो इसकी जगह लिख देंगे हम F वेक्टर। और इसको अगर थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका F वेक्टर अपॉन 8। तो F2 की वैल्यू क्या आ गई, F वेक्टर अपॉन 8। F वेक्टर अपॉन 8 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इतना आपको समझ में आया। फिर से देखिए क्या करना है, ये आपसे कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक डाइपोल बना लीजिए। डाइपोल के मिड जो O पॉइंट होता है मिड में, यहाँ से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, और इस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका नाम है F1। F1 की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो फॉर्मूला E इजकल टू F बट्टे Q यूज करेंगे, तो F इजकल टू क्या हो जाएगा, QE हो जाएगा। तो QE हो गया, Q एज इट इज रहेगा क्योंकि यहाँ पर चार्ज Q मान लिया। E1 क्या आएगा, क्योंकि एक्सियल कंडीशन है, एक्सियल कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला लगता है K 2p अपॉन r की पावर 3। इसे उठाइए, यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए, और डिस्टेंस कितनी है, r है पहली कंडीशन में। नेक्स्ट कह रहा है कि जब डिस्टेंस आ रहा है तो फोर्स होता है F वेक्टर, तो इसकी वैल्यू आपको दी है, ये F वेक्टर दी है इस कंडीशन में। नेक्स्ट में आपसे कह रहा है कि अगर डिस्टेंस 2r कर दी जाए, तो ये जो r थी अब कर दीजिए 2r, कितनी कर दी जाए, यहाँ से 2r कर दी जाए। तो जैसे डिस्टेंस 2r होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा,
और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो तो आर की जगह पर हम क्या लिख देंगे 2r। तो 2r का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 का कितना हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 2, 4 और 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और आर क्यूब ऐसे रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि 2p पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, आर की पावर 3 ऐसे रहा और ये 1/8, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 1/8 तो एच डी रहेगा, 1/8 तो एच डी रहेगा, और ये जो है के 2p अपॉन आर की पावर 3, के 2p अपॉन आर की पावर 3, ये f1 हो जाएगा। तो इसकी जगह f1 रख देंगे और f1 की वैल्यू क्या गिवन है आपको, f वेक्टर गिवन है, तो यहाँ पर लिख देंगे इसके f वेक्टर, तो f वेक्टर अपॉन 8 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर इज 9 न्यूटन पर कूलम। आपको दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के क्यू अपॉन आर की पावर 2। ये क्या है, इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब आपसे ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज दिया आपको, 4 मीटर की डिस्टेंस दी है और इसकी वैल्यू दी है 9, तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे हम, 9 लिख देंगे। क्या लिख देंगे आप, 9 लिख देंगे। तो यहाँ पे आ गया ये 9, के क्यू एच डी रहेगा और आर की जगह कितना डिस्टेंस दिया आपको 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना, ये कह रहा है 4 मीटर की डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 9 न्यूटन पर कूलम मिलता है, तो ये आ जाएगा। अब इसको मैं और सॉल्व करूँ थोड़ा सा, तो के क्यू एच डी रहेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, इसको आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो 9 इंटू 16 इज इक्वल टू आ जाएगा के क्यू, और ये कितना हो गया 144, और ये किसकी वैल्यू आ गई, के क्यू की वैल्यू आ गई। यहां तक कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम द सेम चार्ज्ड ऑब्जेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 16 न्यूटन पर कूलम विल बी एट ए डिस्टेंस। यानी चार्ज सेम है, चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 9 से कितना हो गया 16, 9 से कितना हो रहा है 16 हो रहा है, 9 से कितना हो रहा है 16 हो जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात कर ले तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इजकल टू आ जाएगा आपका के क्यू अपॉन आर की पावर 2। ठीक है, तो के क्यू अपॉन आर की पावर 2 आ गया। अब यहाँ पर ये देखिए ये कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये कह रहा है 16, के क्यू हमें पता नहीं, चार्ज सेम है, और आर कितना आएगा ये आपसे पूछा है। क्या आप कर पाएंगे इसे, के क्यू की वैल्यू कितनी है 144, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे 144 अपॉन आर का स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 144 अपॉन 16, ये कितने टाइम्स आएगा 9 टाइम, कितने टाइम चला जाएगा 9 टाइम, तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास 9, तो आर कितना आ जाएगा 3, और ये मीटर में आएगा क्योंकि न्यूटन बटे कूलम, न्यूटन पर कूलम में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और पहले डिस्टेंस मीटर में दी थी, तो ये भी मीटर में आएगा, तो आर की वैल्यू आ गई 3, तो आर की वैल्यू 3 आएगी, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस अ फोर्स 1.6 इंटू 10⁻16 न्यूटन आई कैप का मतलब क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस पे, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, द इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी ये आपको बतानी है। तो देखिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, E इजकल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू। अब एफ वेक्टर अपॉन क्यू हो जाएगा, ई वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे तो एफ की वैल्यू गिवन है आपको, बिल्कुल गिवन है, ये कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर -16, ये क्या हो जाएगा न्यूटन में। चार्ज किसका लगाना है हमें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर -16 ये ऊपर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और क्या बचा नेगेटिव यहाँ लगा देते हैं तो ये आ जाएगा माइनस, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3, कितना हो जाएगा 10 की पावर 3 माइनस का, और 10 की पावर 3 ऑप्शन में कहाँ है, इसके साथ 1 दिया है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर 3 और ये माइनस, और यूनिट लगा दो इसकी क्या आ जाएगी न्यूटन पर कूलम, तो माइनस के 1 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम, माइनस इसमें माइनस नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है और प्लस, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 में पूछा गया आपसे, और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि ये कूलाम्स फोर्स के ऊपर पूछा है आपसे, पूछा है कूलाम्स फोर्स, और आपको इस तरीके क्वेश्चन करना आना चाहिए। ये पूछा है कूलाम्स फोर्स F वर्सेस 1/r² ग्राफ। ये आपको ग्राफ दिया है, किस किस में दिया है, F वर्सेस 1/r² का दिया है, और पूछा है फॉर टू पेयर्स ऑफ पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, यहाँ पर Q1 Q2 दिखाए हैं, Q2 एंड Q3 यहाँ दिखाए हैं, शोन इन दी फिगर द रेशियो ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q3, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करके बतानी है कितनी आएगी। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखिए ये जो दिया है, ये एंगल कितना दिया है 30। तो आपको पता है जब भी हम एक फॉर्मूला होता है y इजकल टू एम एक्स प्लस सी, और यहाँ पे किसमें दिया f फोर्स क्या होगा, f इजकल टू के Q1 Q2 अपॉन r², यही तो होता है। और हम इसे ऐसे लिख सकते हैं के Q1 Q2 को अलग कर दीजिए और 1/r² को अलग लिख दीजिए। तो इसके और इसके बीच में आपको क्या दिया है, ग्राफ दिया है, तो बचा आपके पास के Q1 बचा, क्या बचा, के Q1 Q2 बचा। इसका मतलब ये कहां से इक्वल हो जाएगा, m के इक्वल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका के Q1 Q2। ये जो स्लोप होती है m से रिप्रेजेंट करते हैं, के Q1 Q2 को इक्वल आ जाएगी, और m इक्वल टू क्या होता है, m इक्वल टू होता है tan थीटा, क्या होता है tan थीटा। तो हम जब Q1 Q2 की बात कर रहे हैं, Q1 Q2 कितना एंगल बना रहा है 30, तो थीटा की जगह 30 कर देंगे, और ये आ जाएगा के Q1 Q2। इतनी बात समझ। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है, तो tan 30 की होती है आपकी sin 30 अपॉन cos 30, और sin 30 क्या होता है 1/2, और cos 30 क्या होता है √3/2। ये आ जाएगा आपका 1/√3, कितना आ जाएगा 1/√3। तो ये आ गया आपका के Q1 Q2। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, इस सेकंड के लिए करेंगे, सेकंड का मतलब Q2 Q3 के लिए करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, ये लिख देंगे के, यहाँ पर Q2, और ये कर देंगे आप Q3, और यहाँ पर एंगल कितना है 60, तो आप लिख देंगे यहाँ पर tan 60, और tan 60 क्या होता है sin 60 अपॉन cos 60 होता है, ठीक है, और sin 60 होता है √3/2, और cos 60 क्या हो जाएगा 1/2, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √3, और ये आ गया आपका के Q2 इंटू Q3। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है Q1 और Q3 का रेशियो, तो Q1 Q2 का रेशियो पूछा है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड कर देंगे, तो आप करेंगे फर्स्ट अपॉन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट अपॉन सेकंड। तो ये क्या देगा, ये आपको के Q1 Q2, तो मैं लिख देता हूँ के Q1 Q2 अपॉन, इसका डिवाइड कर दीजिए के Q2 और ये Q3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा आपके पास, ये बचा 1/√3, तो ये आ जाएगा 1/√3, क्योंकि 1 की बात हो रही है, और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में √3। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, ये √3 मल्टीप्लाई हो गए 3 हो जाएगा। अब देखिए के से के कैंसिल हो जाएगा, Q2 से Q2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा Q1/Q3, तो ये आ जाएगा Q1/Q3 इज इक्वल टू 1/3, और 1/3 ऑप्शन में कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको इस बार पूछा गया है, तो उम्मीद करता हूं इस तरीके के टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन दोबारा देखने मिले तो आप उसे सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए इसमें कहा गया है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, तो डाइपोल की लेंथ दी है, कितनी दी है 2 सेंटीमीटर, तो यहां लिख देंगे 2 सेंटीमीटर, और इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा मीटर में। किस में आ जाएगा ये, मीटर में। तो यहाँ लिख देंगे 10⁻² मीटर। ये पॉइंट ए, ये बी मान लो, यहाँ पे -q लिख दो, यहाँ पर लिख दो +q। आगे पूछा है एट एंगल ऑफ 30 विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, और डाइपोल कुछ इस तरीके से रखा है, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ एंगल आ रहा है 30, सही है। फील्ड 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, यानी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है। तो आपको क्या क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ये आ जाएगा, गिवन डाटा लिख ले। आगे देखिए इफ द डाइपोल एक्सपीरियंस ए टॉर्क दिया है, तो टाउ इक्वल टू दिया है 8 इंटू 10⁻³
और न्यूटन मीटर यूनिट हो जाएगी, न्यूटन मीटर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर चार्ज ऑफ द डाइपोल इज, यानी आपको चार्ज क्यू की वैल्यू आपको बतानी है। तो टाउ क्या होता है, फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। क्या होता है, टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। और यहाँ थीटा कितना गिवन है आपको, क्वेश्चन में थीटा दिया है 30, तो यहाँ क्या लिख देंगे पी ई साइन थीटा, टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, साइन 30 कर देंगे। पी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो पी क्या आ जाएगा, पी की जगह होता है क्यू इंटू लीस्ट डिस्टेंस मल्टीप्लाई विद ई, और ये आ जाएगा आपका साइन 30। यहाँ पर इनकी वैल्यू लगाइए, तो हमें निकालना है चार्ज, इन सबको क्या करेंगे अपॉन में कर देंगे, तो ये आ जाएगा टाउ अपॉन ई, और ये क्या आ जाएगा आपका 2L भी आ जाएगा साथ में, और ये आएगा साइन 30, तो यहाँ लिख देंगे मैं साइन 30 मल्टीप्लाई विद 2L, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, चार्ज के। अरे ठीक है, देखिए P को क्या लिखा हमने Q इंटू 2L लिखा, इस 2L को इधर लाएंगे तो टाउ अपॉन 2L हो गया, E को इधर लाएंगे साइन थीटा, यानी इसको इधर लेके आएंगे, 2L को इधर लाएंगे, Q की वैल्यू निकल आएगी। अब टाउ की वैल्यू लाइए और सॉल्व कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए क्या क्या आएगा, टाउ की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये है 8 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन ई की वैल्यू क्या है 2 इंटू 10 की पावर 5, साइन 30 होता है 1/2, और 2L का मतलब होता है आपको पूरी डिस्टेंस, 2L का मतलब क्या होता है पूरी डिस्टेंस, और ये जो दिया है आपको दिया है ये 2 इंटू 10 की पावर -2, तो यहाँ लिख देंगे 2 इंटू 10 की पावर -2, और किस में आ जाएगा ये मीटर में। अब देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सही है, इस वाले 2 से ये 4 टाइम्स जाएगा, तो ऊपर आ गया आपके पास 4, ये Q के इक्वल चल रहा है, तो ये आ गया 4 इंटू 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई विद ये 5 में से 2 माइनस कीजिए, ये 5 और ये 2, तो 5 में से 2 है कितना है 3, और 3 ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा -3, तो ये आ गया आपका 4 इंटू 10 की पावर -6, ये चार्ज आ जाएगा कूलम में। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 4 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। तो ये आपको आंसर दिया है कहीं, इसमें देखिए माइक्रो में दिया है, तो आप क्या करेंगे Q की वैल्यू कर देंगे 4 और 10 की पावर -6 होता है माइक्रो, तो माइक्रो कूलम, तो Q की वैल्यू क्या आ गई 4 माइक्रो कूलम, तो 4 माइक्रो कूलम, ऑप्शन नंबर इज ए इज ए राइट आंसर। ये बात समझ आई, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसे आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, ये कह रहा है an infinite long straight wire having a charge density lambda is kept along y dash y axis in xy plane। इसका मतलब ये है कि ये y डैश पर एक ही ये क्या लिखा है लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, और ये हमने ये पॉजिटिवली चार्ज कर लिया है, ये क्या एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का क्वेश्चन है। आगे देखिए xy प्लेन, द कूलम फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज Q एट ए पॉइंट P, यानी एक पॉइंट आपको P गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट दिए आपको x,0, यानी ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक x है, और यहाँ पर रखा एक चार्ज स्मॉल q, और पूछा है आपसे विल बी, यानी फोर्स कितना होगा आपको ये बताना है। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा QE, क्या हो जाएगा फोर्स QE, तो F इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से QE। अब Q तो फिक्स है, E की वैल्यू क्या होती है इस कंडीशन में, तो E की होती है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है लैम्बडा अपॉन r, क्या होता है लैम्बडा अपॉन r, लेकिन r की जगह यहाँ क्या आएगा x, तो यहाँ लिख देंगे आप x, तो ये आ गया आपका 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा q लैम्बडा अपॉन x। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और ये ऑप्शन देखिए कहाँ है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट देखिए यहाँ पर भी है q लैम्बडा अपॉन x, q लैम्बडा अपॉन x यहाँ पर भी है, ये होगा नहीं, पाई आ रहा है तो ये भी नहीं होगा, पहले और दूसरे में एक आंसर होगा। और इसमें एक चीज बतानी है, अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, इसकी बात कर ले। देखिए ये कैसा चार्ज है पॉजिटिव, ये कैसा चार्ज है प्लस, तो प्लस प्लस में क्या होगा ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है रिपल्सन, तो रिपल्सन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आंसर आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का, ये बहुत ठीक क्वेश्चन है। देखिए असर्शन दिया है, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज अराउंड ए क्लोज पाथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0, सही है ये। रीजन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, यस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इस वजह से आपका असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हो जाएंगे, और तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू
एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए, यानी ऑप्शन इसका पहला ही सही हो जाएगा। और आर यानी रीजन जो है असर्शन का, आर जो है ए का एक्सप्लेनेशन दे रहा है पूरा पूरा, तो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको 2020 में पूछा है और ये पूछा गया है, ए पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए होलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ इंटरनल रेडियस आर। आपके पास कुछ इस तरीके से कंडीशन बता रहा है, यहां से यहां तक डिस्टेंस है पहले आप, रेडियस आर एंड आउटर रेडियस, और आउटर रेडियस जो है ये क्या है 2r है, यहां से यहां तक, इसको O कह देते हैं, तो 2r है। द रेशियो ऑफ द चार्ज, द रेशियो ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द इनर सरफेस टू दैट ऑफ द आउटर सरफेस विल बी, यानी आपको इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने सिग्मा 1 मान ली, इसकी मान ली सिग्मा 2, और इनका आपको बताना है रेशियो, यानी ये सिग्मा अपॉन सिग्मा 2 की वैल्यू क्या आएगी, यानी रेशियो में बताना है। सिग्मा 1 क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, किसके लिए, इनर सरफेस के लिए है, किसके लिए, इनर सरफेस, तो हम ये कह सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर इनर सरफेस ऑफ, क्या पूछा है, होलो कंडक्टिंग सेल, तो यहां लिख देंगे होलो कंडक्टिंग सेल, ये बात ठीक है। तो हमने इसे मान लिया सिग्मा, तो इसे कहेंगे सिग्मा, फॉर्मूला क्या होता है Q अपॉन ए फॉर एरिया, तो Q एच रहेगा, ये स्क्वायर है तो फॉर्मूला आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ कितना डिस्टेंस दिया आपको r, तो ये आ जाएगा सिग्मा 1 की वैल्यू, पहली कंडीशन। दूसरा आउटर के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर आउटर सरफेस, आउटर सरफेस के लिए निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा सिग्मा 2, और ये आ जाएगा आपका Q अपॉन एरिया, तो 4 पाई। अब देखिए यहाँ पे r आया था, इसके लिए r होगा, लेकिन उसके लिए कितना होगा 2r, तो यहाँ लिख देंगे आप 2r, क्या लिख देंगे 2r का स्क्वायर। अब ये ऐसे रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 पाई, और ये आ गया आपका 4 स्क्वायर, 4r का स्क्वायर, 4 का मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 1/16 हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, और ये है आपके पास चार्ज, क्या आ जाएगा Q/16 पाई आर स्क्वायर। अब इनका रेशियो निकाल लीजिए, तो रेशियो निकालेंगे क्या आएगा सिग्मा अपॉन सिग्मा 2, क्या निकालना है हमें सिग्मा अपॉन सिग्मा 2 निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इज इक्वल टू, सिग्मा 1 की वैल्यू क्या Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और अपॉन में कर देंगे आप ये Q अपॉन 16, ये आ जाएगा Q अपॉन 16 पाई आर स्क्वायर, ये बात ठीक है। अब देखिए पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये 16 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, और ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, ये जो 4 बचा है ये यहाँ आ जाएगा, तो 4 से ये 4 टाइम्स अपॉन 1, तो हम कह सकते हैं सिग्मा अपॉन सिग्मा 2 की वैल्यू आ गई 4/1, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी 4/1। बात समझ में आ गई। पहले आप सिग्मा 1 निकालेंगे, यहाँ पर याद रखना है यहाँ r आएगा, क्योंकि क्या दिया है इनर सरफेस के लिए r दिया है, आउटर सरफेस के लिए 2r दिया है, और ऐसे हम सॉल्व करके 4/, ये इसका 1 आंसर हो जाएगा 4/1, तो यहाँ पर लिख देंगे आप 4/1, क्या आ जाएगा 4/1, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स A and B have charge -Q and +3Q respectively. They are brought in contact में लाए गए with each other and then separated by a distance d apart. Find the nature of the Coulomb force between them. यानी आपको दो चार्ज दिए, एक -Q है एक +Q है, और दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स है, एक A है और एक B है, दोनों को कहाँ लाया गया है कॉन्टेक्ट में, तो A के साथ कॉन्टेक्ट में कर दिया B, इसके पास चार्ज है -Q, इसके पास चार्ज है 3Q। दे आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर एंड देन सेपरेटेड। अब इनको अलग कर देंगे, तो अलग करने के बाद इसके पास चार्ज कितना आ जाएगा, A के पास और B के पास। चार्ज हमेशा इक्वली डिवाइड होता है जब हम आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स को हम कॉन्टेक्ट में लाते हैं, कॉन्टेक्ट में लाने का अलग करते हैं, तो टोटल चार्ज का हाफ करके दोनों पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया देखिए -Q
प्लस 3q डिवाइड कर दो 2 से, क्योंकि 2 है, अगर 3 हो तो 3 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2q अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ गया q। तो इसका मतलब इसके पास चार्ज जो होगा वो क्या होगा, q होगा। तो इसके पास चार्ज q और इसके पास चार्ज q, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। नेक्स्ट पूछा है सेपरेट बाय ए डिस्टेंस d, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, d है। अपार्ट फाइंड दी नेचर ऑफ द कूलम्ब फोर्स बिटवीन देम, यानी सिर्फ नेचर पूछा है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि रिपल्सिव फोर्स होगा। कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स। तो नेचर क्या हो गया इसका, रिपल्सिव फोर्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे और आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जो आप बोर्ड एग्जाम देने जाओ तो ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से देख जाएं कि किस तरीके पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 24 में पूछा गया आपसे, 4 पॉइंट चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ए बी सी डी रेस्पेक्टिवली ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर। यानी आपको ये स्क्वायर दिया है, अब यहाँ पे ये हमने ए कह दिया, इसको बी, इसको सी और इसको डी। ए के लिए क्या है 1 माइक्रोकूलम, तो यहाँ लिख देंगे 1 माइक्रोकूलम। बी पे क्या है -2 माइक्रोकूलम हो जाएगा। थर्ड पे क्या है 1 माइक्रोकूलम है, और ये है -2 माइक्रोकूलम। ठीक है, आर प्लेस्ड एट दी कॉर्नर्स ए बी सी डी रेस्पेक्टिवली ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर। ये साइड दी आपको 30 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की। फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज ऑफ 4 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, यानी स्क्वायर के सेंटर पे एक और चार्ज रखा है, और इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू दिया आपको, ये यहाँ पे दिया है 4 माइक्रोकूलम। कितना दिया है, 4 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। अब आपसे ये बताना है कि यहाँ पर नेट फोर्स कितना होगा, और नेट फोर्स क्या होता है, आप यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लाएंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे, इसको हम कहते हैं ओ, तो ये कहते हैं फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए, यानी फोर्स ऑन 4 माइक्रोकूलम चार्ज ड्यू टू 1 माइक्रोकूलम चार्ज, यानी ओ पर फोर्स ए वाले चार्ज की वजह से कितना आएगा, तो ये हो गया। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर से सुनिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है के Q1 यानी इसका चार्ज 1 माइक्रोकूलम, और Q2 यानी इसका चार्ज, तो ये आ जाएगा आपका 10 की पावर -6, और इसका आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -6, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस, चलिए अभी मैं x मान लेता हूं, फिर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा x²। ठीक है, कितना हो जाएगा ये x²। अब आगे देखिए, इसके लिए आएगा, अब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से ये जो फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी रिपल्सिव वाली होगी, तो FO की डायरेक्शन ये आ जाएगी। इतनी बात समझ आ गई। अब इसकी वजह से देखेंगे तो ये चार्ज 1 माइक्रोकूलम है, ये 4 माइक्रोकूलम है, डिस्टेंस यहाँ से x है, तो ये भी x हो जाएगी। ये x हमने एज्यूम किया है, इसकी वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे जरूरत पड़ने पर। तो इसकी वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन 4 माइक्रोकूलम ड्यू टू 1 माइक्रोकूलम, तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, रिपल्सिव नेचर होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे FO, और ये आ जाएगा आपका C। तो FOC की भी वैल्यू यही हो जाएगी, तो FOC की वैल्यू भी सेम हो जाएगी, मैग्नीट्यूड सेम हो जाएंगे, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी इन दोनों की वजह से इस पॉइंट O पर, यानी 4 माइक्रोकूलम वाले चार्ज पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। यहाँ पर देखिए क्या आएगा, ये -2 माइक्रोकूलम, ये 4 है। अब यहाँ पर क्या करना है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। इतनी बात समझ। अब इसके लिए देखिए, ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी। अब यहाँ पर भी अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा, तो FOD की निकालेंगे के, पहला चार्ज 2 माइक्रोकूलम, कितना आ जाएगा 2 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज कितना हो जाएगा 4 माइक्रोकूलम, तो 10 की पावर -6 अपॉन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, जब x मानिए तो सभी x हो जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा x²। सेम कंडीशन इसके लिए होगी, सेम कंडीशन इसके लिए होगी, तो FOD और FOB ये दोनों कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, इनका भी मैग्नीट्यूड सेम है, इसकी वजह से भी यहाँ पर भी रिजल्टेंट फोर्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं फोर्स एट 4 माइक्रोकूलम, यानी जो हमने O पर कहा है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 0। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0। और ज्यादा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है,
ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिया है, बस यहाँ पे शायद वैल्यू थोड़ा चेंज है। ये बात समझ में आ गई किस तरीके से करना है। पहले आपको डायरेक्शन देखनी है, कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड सेम है, अपोजिट डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 0 आने वाला है, यानी 0 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको 23 में पूछा है। क्वेश्चन में कहा गया है टू चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी, यानी आपको दो रेडियस दी हैं, पहले को हम ए कहेंगे, दूसरे को हम बी कहेंगे, कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ए वायर, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट देयर सरफेसेस, यानी आपको E1 अपॉन E2 का रेशियो फाइंड करना है। फिर से सुनिए, टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, दो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, तो जैसे ही हम क्या करेंगे, एक को हमने कह दिया ये ए है, एक को हमने कह दिया ये बी है, आर कनेक्टेड टू ए ईच अदर बाय ए वायर, एक वायर से हमने इसको क्या कर दिया है, ये कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट करने से क्या होगा, इनकी पोटेंशियल सेम हो जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम, तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो V1 इक्वल टू V2 करेंगे, और चैप्टर 2 में पोटेंशियल का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो K Q अपॉन R होता है, इसके लिए पहला चार्ज कह देंगे, और ये आ जाएगा K Q2 अपॉन, यहाँ पर R आ जाएगा, ये पहला R हो जाएगा, ये दूसरा R हो जाएगा। अब देखिए K से K कैंसिल हो जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं K Q1 अपॉन, इसको इधर ले आइए तो ये क्या आ जाएगा Q2, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो आ जाएगा R1 अपॉन R2। बस आपको याद ये रखना है, जब भी हम इन दोनों को वायर से कनेक्ट करेंगे तो इनका पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो पोटेंशियल सेम कर देंगे, फॉर्मूला आएंगे के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, ये 1 के लिए हो जाएगा, 2 के लिए के से के कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा Q1, 2 को इधर ले लीजिए तो Q1 अपॉन Q2, R1 को उधर ट्रांसफर कीजिए तो R1 अपॉन R2, ये आ जाएगा। और R1 अपॉन R2 की वैल्यू आपको क्या दी है, R1 अपॉन R2 की वैल्यू आपको दी है, R1 की वैल्यू दी है A और R2 की वैल्यू क्या दी है B, तो हम यहाँ पे A अपॉन B भी लिख लेंगे। ये बात समझ आ गई। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, अगर इसमें 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा K Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर, K से K कैंसिल हो जाएगा, ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये Q1 एज इट इज रहेगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो इसे कहेंगे हम R2 का स्क्वायर अपॉन R1 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम R1 का स्क्वायर, और ये बचा आपका Q2, तो यहाँ लिख दिया हमने Q2। अब देखिए Q1 अपॉन Q2, Q1 अपॉन Q2 का रेशियो क्या है, A अपॉन B, A अपॉन B हो गया इसका रेशियो, R2 की जगह क्या लिखेंगे हम B, तो यहाँ पे आ जाएगा B का स्क्वायर, और R1 की जगह लिखेंगे A, तो यहाँ आ जाएगा A का स्क्वायर, A से A कैंसिल हो जाएगा, B से B कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचा ये B और ये आ गया A, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 1 और 2 का जो रेशियो आएगा ये आ जाएगा B अपॉन A, कितना आ जाएगा, B अपॉन A, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, B रेशियो A। इतनी बात समझ आ गई आपको, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कैसे फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर को मिक्स करके आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, इस तरीके से आपको लॉजिक लगाना है, किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P वेक्टर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर एट एन एंगल थीटा विद इट ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। देखिए एक्सप्रेशन क्या आता है, ड्राइव आप खुद से कर लीजिएगा, टाउ इक्वल टू P साइन थीटा, क्या आता है, टाउ इक्वल टू P साइन थीटा, ये इसका एक्सप्रेशन आता है। टॉर्क निकालना है, जब भी डाइपोल कहाँ रखा हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है किसी एंगल पर, जो हमने थीटा लिख दिया। आगे पूछा फाइंड द ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल रिलेटिव टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर विच टॉर्क ऑन इट इज मैक्सिमम। देखिए मैक्सिमम कब होगा, पहली कंडीशन, टॉर्क मैक्सिमम जब होगा, टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, मैक्सिमम जब होता है जब साइन थीटा की वैल्यू +1 हो। ये क्या है, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू +1 होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू है साइन थीटा की, मैक्सिमम वैल्यू क्या है साइन थीटा की, +1, और +1 कब होती है, ये होती है साइन 90 पर, साइन 90 पर होती है, यानी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो हम ये कह देंगे जब भी थीटा इसमें एंगल 90 पुट करोगे तो टाउ मैक्सिमम हो जाएगा, टाउ मैक्सिमम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा PE, और साइन थीटा जब 90 हो जाएगा तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। फिर से सुने, साइन थीटा PE तो फिक्स है यहाँ पे, साइन थीटा पर डिपेंड करके एंगल के अकॉर्डिंग ये मैक्सिमम मिनिमम होगा,
और मैक्सिमम मिनिमम होगा तो मैक्सिमम पूछा है, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसकी जगह 1 शिफ्ट कर दो तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा p, और यहाँ पे लिख देंगे मैक्सिमम, तो कितना आ जाएगा मैक्सिमम। यहाँ थीटा की जगह आप 90 लिख दीजिए तो साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, तो मैक्सिमम आ जाएगा। सेकंड में आपसे क्या पूछा है, सेकंड देख लीजिए, सेकंड में आपसे पूछ रहा है हाफ ऑफ मैक्सिमम, यानी इसका हाफ बताना है। देखिए साइन थीटा का हाफ वैल्यू कितनी होगी, तो साइन 30 होती है 1/2, इसका मतलब थीटा कितना हो जाना चाहिए 30 होना चाहिए। हाफ ऑफ मैक्सिमम के लिए हम लिख देंगे थीटा इजकल टू 30, देन टी हाफ हो जाए मैक्सिमम का हाफ हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे पीई और अपॉन में कर देंगे 2। क्यों कर देंगे, क्योंकि यहाँ हम साइन 30 लिखेंगे, साइन 30 वैल्यू क्या है 1/2, तो पीई का हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा पीई का हाफ। तो इस तरीके से आपको एंगल पुट करके इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, अगर कहीं पर दोबारा देखने के लिए मिलता है तो। इतनी बात समझ में आ चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है 2020 में पूछा गया है 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट 2 मीटर अपार्ट इन एयर, यानी आपको चार्ज दिया है, इसका नाम है Q1, दूसरा चार्ज दिया इसका नाम है Q2, और कितनी डिस्टेंस पर है ये 2 मीटर की डिस्टेंस पर है। और एक चीज सुनिएगा, अगर ये सेंटीमीटर में दिया है तो आप इसे मीटर में कन्वर्ट पहले से कर लें, अगर नहीं करेंगे तो सेंटीमीटर में आंसर आएगा, फिर लास्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम Q1, यानी ये पॉइंट ए कहते हैं इसको हम बी कह देते हैं। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम Q1, यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस विल द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बी 0, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। कहां पर हम एक चार्ज रखें, तो हमने मान लिया ये ओ पॉइंट है, क्या पॉइंट है ओ, और यहाँ से x डिस्टेंस पर है, Q1 से कितनी डिस्टेंस पर है x पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 0 होने का मतलब क्या है, इसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, पॉइंट ओ पर ड्यू टू 1 इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे तो इधर आएगा, क्योंकि प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है आगे होता है। इसकी वजह से यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका E2 आ जाएगा, और ये कह रहा है 0 करने का मतलब है E1 और E2 की वैल्यू कैसे हो जाएंगे इक्वल। इसका फॉर्मूला लगाइए K Q अपॉन क्या आ जाएगा Q अपॉन R स्क्वायर, तो R क्या आ जाएगा यहाँ पे x का स्क्वायर, इसके लिए डिस्टेंस क्या है x स्क्वायर। अब E2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा K Q, यानी ये 1 है ये 2 है, तो 1 और 2 लिख देंगे, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएंगी अलग अलग लगा देंगे, तो यहाँ 1 है और यहाँ पर 2 है। आगे देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितनी, ये हो गई x और ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 2 माइनस एक्स, कितनी हो जाएगी 2 माइनस एक्स, तो यहाँ आ जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कीजिए, k से k कैंसिल हो जाएगा, Q1 का मतलब है 1 माइक्रो कूलम, यानी 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, और ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर। Q2 की वैल्यू कितनी है 4 माइक्रो कूलम, तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और अपॉन में आ जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 6 से 6 मर जाएगा, पावर 6 जो माइनस की कैंसिल हो जाएगी। अब क्या बचता है आपके पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचा, तो यहाँ लिख देता हूँ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4 अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस तरीके से कि 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कर दीजिए इसको, और इसको लिख देंगे हम 2 अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा ये, तो ये आ गया आपका 1 अपॉन एक्स, और ये आ गया 2 अपॉन 2 माइनस एक्स, क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इधर करेंगे तो 2 माइनस एक्स, इसका इधर करेंगे तो 2x इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 3x, जब माइनस का 1x उधर जाएगा तो प्लस का, तो कितना हो गया 3x, और यहाँ पे क्या बचा आपका ये बचा 2, तो x की वैल्यू क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम आर केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट, हाउ फार फ्रॉम द 1 माइक्रोकूलम चार्ज ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस विल द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बी 0, यानी ये क्वेश्चन सेम इसी की तरह है। 1 माइक्रोकूलम ये भी दिया है, 2 की जगह आपको कितना दिया है 30 सेंटीमीटर दिया है, और यहाँ पर रखा है 1 माइक्रोकूलम रखा है। इसका मतलब इसकी जगह पर यहाँ पे आप क्या कर लेंगे 1 माइक्रोकूलम लिखेंगे, यहाँ पर क्या कर लेंगे 1 माइक्रोकूलम लिख देंगे यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम, और यहाँ डिस्टेंस चेंज कर देंगे, कितनी कर देंगे 2 मीटर की जगह पे कितना कर देंगे आप 30 सेंटीमीटर। चाहे तो पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो, यहाँ सेंटीमीटर में आंसर ले आओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। इसका मतलब सेम पैटर्न आपको करना है, थोड़ा सा चेंज होकर इसका आंसर निकल आएगा, तो इसे खुद से ट्राई कीजिए आप। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए इस बार भी पेपर में आपको इस तरीके का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, मुझे उम्मीद है
इस तरीके कई क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। देखिए आपको ये 2020 में पूछा गया यानी 2020 में, ये 24 में पूछा गया 24 में। देखिए सेम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ये देखिए फिर से पूछ, देखिए ये 24 में हो गया। एक क्वेश्चन ये भी 23 में पूछा गया है, यानी लगातार आपको पूछा जा रहा है। ये देखिए फिर से 23 में पूछा गया, एक 24 में पूछा गया है, 24 में ये भी पूछा गया है, और एक आपको 2020 में दिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जा रहे हैं। इन क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ताकि इस बार अगर एग्जाम में आए तो उसे बहुत इजी और कम समय में आप उसे सॉल्व कर पाए। तो क्वेश्चन क्या गिवन है, ए क्यूब ऑफ 20 सेंटीमीटर इज केप्ट इन ए रीजन एज शोन इन द फिगर। एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर एग्जिस्ट इन द रीजन सच दैट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज गिवन बाई, आपको v की वैल्यू गिवन है 10x + 5, वेयर v इज इन वोल्ट एंड x इन मीटर। देखिए v की वैल्यू आपको गिवन है, पूछा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। पहला आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है और यहाँ पर आपको v गिवन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और v का रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन ई वेक्टर एंड v वेक्टर। तो ये होता है माइनस dv/dx, माइनस एक चीज रहेगा d/dx लिख देंगे आप यहाँ पे, और v की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए तो आ जाएगा 10x + 5। और ये क्या होता है, डिफरेंशियल होता है, तो डिफरेंशिएशन कर देंगे इसका, तो माइनस एच रहेगा। अब देखिए इसका इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, यानी x का x के पास रेस्पेक्ट में करेंगे तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ 10x का, तो x का कितना हो जाएगा 1, 10 को बाहर आ जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है, और यहाँ कॉन्स्टेंट का करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 0, तो ये आ जाएगा आपका आंसर -10। और क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट पर दिया है, इसके लिए इसका मतलब है ये आई कैप लिख देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा कहाँ पर आएगा, x कोऑर्डिनेट पर आएगा, तो ई वेक्टर की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, x डायरेक्शन हो जाएगी, और यहाँ पर लिख देंगे -10 आई कैप, और यूनिट लगा देंगे न्यूटन पर कूलम। क्या लगा देंगे, न्यूटन पर कूलम। ये पहले का आंसर हुआ। कोई दिक्कत है इसमें, डिफरेंशिएशन आता है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। सेकंड पूछा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, यानी अब आपको बताना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये। अब देखिए क्यूब है, क्यूब में कितनी फेस होते हैं 6, एक इस तरीके से, एक इसका अपोजिट, एक ऊपर, एक नीचे, 4 हो गए, एक इधर होगा, एक इधर होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है इसको हम लिखते हैं ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, यहाँ आप एस भी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। और एक चीज सुन लीजिए, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। इसमें एंगल याद करना बहुत जरूरी है, एंगल से ही आपको आसानी होगी सॉल्व करने में। अगर ये आपको वैल्यू नहीं पता है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये सरफेस होगी। अब इस सरफेस की बात कर लें तो इसका एरिया वेक्टर ये आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि आई कैप आ रहा है तो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस सरफेस, इस फेस का एरिया वेक्टर कहाँ है, आपकी तरफ, तो ई इधर, एरिया वेक्टर इधर, एंगल हो जाएगा 90, और cos 90 की वैल्यू 0, तो इसका मतलब इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके अपोजिट देखेंगे तो एरिया वेक्टर जो इधर था, अब वो एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, पहले इधर था अब इधर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से इधर, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, फिर से 90 होगा तो फिर से 0 हो जाएगा। ऊपर वाले के लिए देखिए एरिया वेक्टर यहाँ हो जाएगा ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, फिर से 90 मिलेगा तो इसका भी क्या हो जाएगा 0। इसके अपोजिट साइड एरिया वेक्टर यहाँ आ जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 90, तो फिर भी 0 हो जाएगा। अब आपके पास बचती है 2 सरफेस, एक सरफेस ये वाली और एक सरफेस ये वाली। इसका एरिया वेक्टर आएगा इधर, इस वाले फेस का एरिया वेक्टर आएगा इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो एंगल कितना हो जाएगा 0। दूसरा फेस ये बचेगा, इसका एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, एंगल हो जाएगा 180। तो आपके पास 2 फेस बचेंगे, जो एक राइट साइड हो जाएगा, इसको मैं कहता हूँ एक ही हो जाएगा, इसका एरिया वेक्टर ये आ जाएगा और ई वेक्टर भी इधर आएगा। दूसरा फेस आपका ये बचेगा, तो इसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आ जाएगा आपका एरिया वेक्टर और ई वेक्टर इधर रहेगा, तो यहाँ एंगल आ जाएगा 180 और यहाँ एंगल आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0, और इन दोनों को आप जोड़ देंगे, ये हो जाएगा राइट साइड के लिए, ये हो जाएगा लेफ्ट के लिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ये राइट प्लस लेफ्ट, क्या लिख देंगे, राइट प्लस लेफ्ट। अब इसका फॉर्मूला क्या आता है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, किसके लिए, ये राइट के लिए, प्लस ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये किसके लिए, ये लेफ्ट के लिए। इसको ऊपर करेंगे तो ई डी ए
कॉस 0 प्लस ई डी ए कॉस 180। ये बात समझ में आ गई। और बाकी की जो फेस रह गए 4, उनके लिए एंगल कितना था 90, इसलिए देखिए यहाँ cos 90 लिखेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो बाकी की जो 4 फेस हैं उनके लिए आंसर हो जाएगा 0। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। ई की वैल्यू कितनी है, ये आई आपका tan आई कैप, तो tan है तो यहाँ पे लिख देंगे tan, और ए फॉर एरिया, तो इसका एरिया क्या आएगा, साइड दी आपको 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20 इंटू आ जाएगा 10 की पावर -2 यानी 20/100 आ जाएगा, और 20/100 हो गया 1/5 यानी 0.2, कितना आ जाएगा ये 0.2, तो 0.2 साइड हो गई तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर, और cos 1 की वैल्यू cos 0 की वैल्यू होती है 1, प्लस लगाएंगे, ई की जगह क्या लिख देंगे, फिर से 10 लिखेंगे, यहाँ का एरिया लिख देंगे 0.2 का स्क्वायर, और यहाँ पर लिख देंगे -1। सही है, तो ये आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब आगे देखिए किस तरीके से करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 मल्टीप्लाई विद 0.2, और ये 1 को ऐसे रहने दीजिए, फिर यहाँ पर क्या लगा देंगे आप, माइनस लगा देंगे, क्या लगा देंगे माइनस, क्योंकि माइनस और ये प्लस ही हो जाएगा माइनस, तो आ जाएगा 10 इंटू ये आ जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई विद 0.2। सही है, अब देखिए ये टर्म और ये टर्म कैसा है, सेम है, तो एक दूसरे से कैंसिल होके इसका आंसर आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा आंसर 0, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, इस कंडीशन के लिए हो जाएगा 0, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, और ये जो आपको सेकंड कंडीशन दी है इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू सारी की सारी सेम है, और एक नेगेटिव डायरेक्शन है और एक पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एक क्यूब ऑफ साइड 0.1 मीटर इज प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर इन ए रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर की वैल्यू आपको गिवन है, यहाँ पे ई वेक्टर की वैल्यू गिवन है, एग्जिस्ट हियर एक्स इज इन मीटर एंड ई इन न्यूटन पर कूलम, कैलकुलेट द फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, यानी आपको फ्लक्स निकालना है। तो पहला पॉइंट ए को सॉल्व कर लें, तो फ्लक्स निकालना है क्यूब यानी टोटल फ्लक्स। तो फिर से आपसे बता रहा हूँ, एक राइट साइड होगी और एक लेफ्ट साइड होगी, बाकी एंगल 90 होने की वजह से उसकी वजह से फ्लक्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब राइट साइड होगी तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, तो यहाँ लिख देंगे ई डी ए कॉस, एक के लिए 0 आ जाएगा, इसके लिए ई की डायरेक्शन इधर आ जाएगी क्योंकि आई कैप दिया है, तो आई का मतलब एक्स पर, और इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इस साइड होगा, तो एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पर 0, तो यहाँ पर cos 0 प्लस लगाएंगे, फिर से ई डी ए, इस वाली सरफेस के लिए एरिया वेक्टर आ जाएगा ये, और ई की डायरेक्शन है इधर, तो एंगल कितना हो जाएगा 180, तो यहाँ लिख देंगे आप cos 180। सॉल्व करते हैं, ई की जगह कितना दिया है 500x, तो यहाँ पर लिखेंगे 500 ये x, ई की वैल्यू हो गई। ए फॉर एरिया, अब एरिया क्या होता है आप देखेंगे कि क्यूब में जो फेस होता है वो एक स्क्वायर होता है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर का एरिया लिखेंगे साइड का स्क्वायर। अब साइड कितनी दी आपको 0.1 मीटर दी है, तो यहाँ लिख देंगे 0.1 मीटर का स्क्वायर, और cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ cos 180 आ रहा है, तो पहले लाएंगे प्लस, ई की जगह पर यहाँ पर देखिए 500x यानी 500x दिया है, ए फोर इसका एरिया लगाएंगे तो आ जाएगा 0.1 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर भी ये सेम आएगा। अब देखिए cos 180 की वैल्यू क्या हो जाती है -1, तो यहाँ -1 लगा देंगे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 500 HD रहेगा। अब आपसे इस वाले सरफेस की बात हो रही है, ये वाली सरफेस यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, ये देखिए 0.1, और यहाँ से जितनी 0.1 है ये साइड कितनी होती है 0.1, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आ जाएगी ये हो जाएगी 0.2, कितनी हो जाएगी 0.2। फिर से सुनिए, ये क्यूब जो है ये क्यूब यहाँ रखा है और ये कोऑर्डिनेटर, तो ये x होगा तो उसकी साइड x 0.1 दी है, साइड होती है 0.1, क्यूब की सभी साइड सेम होती है। मान लीजिए ये क्यूब रखा है, यहाँ उसका ओरिजिन है, यहाँ से 0.1 दिया है, और यहाँ से यहाँ राइट साइड के लिए जाएंगे तो 0.1 जाएंगे, तो 0.1 और 0.1 कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 0.2 से, ये राइट के लिए है, और यहाँ पर आगे आपका 0.1 मल्टीप्लाई विथ 0.1 प्लस लगाएंगे, यानी ये माइनस है और ये प्लस है, तो मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, फिर यहाँ पे 500। अब ये किसके लिए, लेफ्ट के लिए है, तो लेफ्ट का मतलब इस सरफेस की बात हो रही है, इसके लिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0.1, तो x के लिए क्या लिख देंगे हम 0.1, ठीक है, तो ये 500 हो गया, इसकी है 0.1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 0.1 मल्टीप्लाई विथ 0.1, और ये माइनस हमने यहाँ पे लगा दिया। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए
यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, एक जीरो बढ़ेगा, एक डेसिमल हटेगा फिर से एक जीरो, एक और डेसिमल बढ़ेगा तो एक जीरो, एक जीरो दो जीरो, दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और 5 2 जा 10, तो ये आ गया 1/2। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कितना आ जाएगा, ये कुछ इस तरीके से लिख दूँ यहाँ पे, तो 5 टोटल ये आ गया 1/2। सही है ना। यहाँ से डेसिमल जीरो बढ़ा, यहाँ से हटाया जीरो, यहाँ से हटाया जीरो, तो एक दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गए, यहाँ पे बचा 10, तो 5 से 10 को 2 टाइम्स कट कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। ये टर्म पूरा सॉल्व हुआ, यहाँ नेगेटिव लगा देंगे तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। अब आगे देखिए, यहाँ से डेसिमल हटाइए तो कितना आ जाएगा, जीरो, यहाँ से डेसिमल हटेगा फिर से जीरो, यहाँ से डेसिमल हटेगा फिर से जीरो, तो 1 2 0 2 0 2 को कैंसिल कर देंगे और ये आ जाएगा आपका 5/2। कितना आ जाएगा, 5/2। तो ये आ गया, 5 से 10 को काट देंगे तो 5 से 10 को कट करेंगे तो आ जाएगा 2, तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2। और एक चीज और देखिए, जब यहाँ से हमने 5 से 10 को कट कर दिया तो कितना आ गया, 2, और ऊपर बचा आपका 2, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई और कर देंगे। ये बात ध्यान रखना, गलती हो जाएगी, तो यहाँ पे लिख देंगे 2/2 माइनस। अब ये कितना हो गया, 1, 2 से 2 कट जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 से 2 कट जाता तो ये कितना हो जाता 1, और माइनस 1/2। तो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो आएगा 2 माइनस 1/2, यानी आ गया 1/2। इसको कहेंगे हम 0.5। तो टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा, टोटल फ्लक्स आ जाएगा 0.5। और यूनिट क्या होती है फ्लक्स की, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई वेक्टर, क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ई का क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, तो इसका लिख देंगे हम न्यूटन पर कूलम, और ए का हुआ मीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन अच्छे से कर लेना, वरना गलती होने के चांस थे। अभी गलती हो जाती है, अगर आप यहाँ 2 नहीं लिखते तो 2 से 2 कैंसिल नहीं होता और ये आंसर नहीं आता, तो ये गलती हो जाती। तो पहले का आंसर आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यानी ये टोटल फ्लक्स हो गया इसका आंसर। फ्लक्स ही पूछा था। नेक्स्ट पूछा है द चार्ज विद इन द क्यू, यानी क्यू के अंदर कितना चार्ज होगा। तो फ्लक्स हमने फाइंड कर लिया है, अब निकालना है चार्ज। गॉस थ्योरम लगाओगे तो फाई ई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये इनसाइड होता है तो क्यू इनसाइड इक्वल टू आ जाएगा फाई ई का मल्टीप्लाई कर दो कहां से, एप्सिलॉन नॉट के साथ। तो फाई ई का मतलब फाई टोटल कितना है 0.5, मल्टीप्लाई कर दो, इसकी वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप आंसर लिख ले, यही इसका आंसर हो जाएगा। और ये सेकंड कंडीशन में क्या पूछा है, चार्ज विद इन दी क्यू। तो चार्ज विद इन दी क्यू क्या आ जाएगा, इन सबको जब सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा, और इसे खुद से ट्राई करें। तो ये बात समझ में आ गई। इस तरीके का क्वेश्चन इस बार भी आपके पेपर में पूछा जाना है, इसलिए उम्मीद करता हूं इनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन दिया है, इसमें ई की वैल्यू ये दी है, 10 सेंटीमीटर साइड दी है, पहले से मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और ई की वैल्यू दी है, और पहले की तरह बिल्कुल फिगर दिया है कुछ इस तरीके से। आप देखिए इससे पहले वाला जो कराया था, इसमें जो फिगर है सेम कंडीशन में ही यहाँ पर दिया है। तो मैं चाहता हूं इसको आप खुद से ट्राई करें, वीडियो पॉज करें और ट्राई करें और आंसर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड राइट इट्स SI यूनिट। 5 मार्क का है, 3 आपको दिए हैं पार्ट ए में 1 2 3। तो आपसे पूछा डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो यहाँ फॉर्मूला लिख देंगे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, क्या हो जाएगा फाई ई इजकल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, और थीटा क्या है एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डी ए वेक्टर। इसके बाद पूछे इसकी SI यूनिट, तो क्या हो जाएगी, अभी बताया था ई का क्या होता है न्यूटन पर कूलम, और ए फॉर एरिया, तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये बात सही है, इसकी डेफिनेशन लिख लेना आप। नेक्स्ट देखिए, यूज गॉस लॉ, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ये आता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम, ये इसका आंसर आता है। ये गॉस लॉ का एप्लीकेशन है, गॉस लॉ के एप्लीकेशन को आप अच्छे से पढ़ लें, पेपर में इस बार भी कोई ना कोई एक जरूर पूछने आएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए क्यूब ऑफ साइड L is kept in space and shown in the figure, an electric field E वेक्टर की वैल्यू आपको ये दी है, एक्सिस्ट इन द रीजन, फाइंड द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्यूब। तो आपको चार्ज निकालना है, और चार्ज निकालने के लिए गॉस थ्योरम यूज करेंगे, तो ये आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा फाई ई मल्टीप्लाई विद एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से इसका आंसर आएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, फ्लक्स फाइंड करेंगे।
क्या करेंगे, फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो फ्लक्स निकालेंगे तो किस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। तो फ्लक्स की बात कर लें तो फाई ई इजकल टू फाई एक राइट और एक क्या आ जाएगा लेफ्ट। फिर से देखिए क्यू है तो क्यू में दो साइड से ही फ्लक्स निकलेगा, जहां पे एंगल 0 और 180 होता है। बाकी 90 के लिए कॉस की वैल्यू 0 हो जाती है, इसलिए बाकी की चार सरफेस 0 फ्लक्स देंगी। तो यहां पर अब सॉल्व करते हैं राइट के लिए, ये आ जाएगा ई डी ए कॉस 0 हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे फिर से आई कैप दिया है तो ई की डायरेक्शन इधर है, ई की डायरेक्शन है ये साइड, ये होगी ई की, तो इसका एरिया वेक्टर भी इधर आएगा तो एंगल कितना हो जाएगा 0, और इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा इस वाली सरफेस का, तो एंगल हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा 180, क्योंकि ई वेक्टर की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे और, तो ये आ जाएगा आपका ई डी ए कॉस 180। अब ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू यहाँ पे दी है आपको ए एक्स प्लस बी, तो ई की जगह लिख देंगे आप ए एक्स प्लस बी, और ए फॉर एरिया, और आपको लेंथ वो साइड कितनी दी है एल, तो क्या होगा साइड इंटू साइड यानी साइड स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये कॉस 180 की माइनस होगी तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, और ई की वैल्यू फिर से देखिए यहाँ पे आ जाएगी ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे ए मतलब एल की पावर 2। ये बात समझ आई। अब देखिए सॉल्व करते हैं, ये किसके लिए राइट के लिए, तो राइट के लिए मतलब यहाँ पे ये, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, ये साइड हो जाएगी क्यू की, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी एल, तो x की जगह पर पहले पुट करेंगे हम l। x के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन हो रहा है तो E के साथ जब भी x दिया हो तो x की वैल्यू पुट करना ना भूलें। तो x के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे l, तो a l प्लस b, और ये आ जाएगा आपका l का स्क्वायर, फिर माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे a और x की जगह पर, अब ये x किसके लिए देखिए लेफ्ट के लिए, तो लेफ्ट का मतलब इस साइड की बात हो रही है, और यहाँ पे x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 0, क्योंकि ओरिजिन के पास है तो x 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 कर देंगे प्लस b, और यहाँ आ जाएगा l की पावर 2। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, इसका इसके साथ करेंगे तो a l की पावर 3 प्लस लाएंगे b l की घात 2 यानी पावर 2, माइनस लाएंगे ये हो जाएगा पूरा 0, और ये आ जाएगा b l की पावर 2, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया a l की पावर 3, और ये क्या है टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब, तो ये आ जाएगा। तो फाई ई की वैल्यू ये आ गई। पूछा क्या आपसे, नेट चार्ज एनक्लोज बाय द क्यूब, तो फाई ई की जगह पर क्या लिख देंगे हम क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह पर ये लिख देंगे, और ये आ जाएगा ए एल की पावर 3, तो क्यू की जो वैल्यू आएगी ए एल की पावर 3 और एप्सिलॉन नॉट का क्या कर देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका ये आंसर हो जाएगा। अगर आपको एल की वैल्यू दी होती, एल की वैल्यू अगर दी होती तो यहाँ पर ए भी निकल आता, एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करते तो पूरा आंसर निकल आता, और ये चार्ज है तो यूनिट क्या हो जाएगी कूलाम हो जाएगी, क्या हो जाएगी कूलाम। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूँ इंपोर्टेंट है, इन्हें प्रैक्टिस कर लें, आपके पेपर में इस बार भी आने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको 24 में पूछा गया है, यूजिंग गॉस लॉ शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर एट ए पॉइंट ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफिनिट प्लेन शीट इज गिवन बाई ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। देखिए ये क्वेश्चन जस्ट अभी पूछा गया था आपको, यहाँ पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन ये पूछा है, और ये कब था आपका 23 में, ये कब पूछा है 24 में। तो इसका मतलब ये हुआ आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ना है विद न्यूमेरिकल्स, क्योंकि न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, और आपको एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम उसने तीनों को जो भी हैं उन्हें अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि उनमें क्या है आपको डेरिवेशन पूछा जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आपको क्या है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इन टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो के साथ। अगर आपको ये पसंद आई हो तो कमेंट करके बताएं, इस सीरीज को हम जारी रखेंगे। इस सीरीज में हम करेंगे चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप देखकर आप आने वाले क्वेश्चंस को ये उम्मीद कर सकें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से आपको सॉल्व कर रहे हैं। जय हिंद।